का ना ये वन शॉट है, काफ़ी सारे बच्चों को नीट जेईई में काम आएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें कुछ टर्म्स इसके मैंने पहले पढ़ा रखा है, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, और जो बोर्ड पे है पहले उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, पहला पार्ट है इसका एपरेंट वेट ऑफ द इमर्ज्ड बॉडी। एपरेंट वेट ऑफ द इमर्ज्ड बॉडी का मतलब ये हुआ कि मतलब कितना पार्ट बॉडी का, ठीक है, वो फ्लूइड में इमर्ज हो पाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एपरेंट वेट इक्वल्स में, कैसे हम फाइंड करते हैं, एपरेंट वेट इक्वल्स में एक्चुअल वेट माइनस में बुओयंट फोर्स। तो जो उसका एक्चुअल वेट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, बुओयंट फोर्स को माइनस करेंगे। बुओयंट फोर्स क्या होता है, इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि बुओयंट फोर्स क्या होता है। तो एपरेंट वेट इक्वल्स में क्या, W माइनस में U, U यहाँ पे क्या है, बुओयंट फोर्स है, और W क्या है, उसका वेट है। तो V सिग्मा G माइनस में V रो G। ठीक है, V सिग्मा G किसका है, एक्चुअल वेट है, बॉडी का एक्चुअल वेट V सिग्मा G है, और बॉडी जो बुओयंट फोर्स उसकी वजह से लग रहा है, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर हमने फ्लूइड में डाला तो फ्लूइड जो उस पे फोर्स एक्ट कर रही है जिसको हम बुओयंट फोर्स कहते हैं, वो कितना है, V रो G है। अब V सिग्मा G हमने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस में रो अपॉन में सिग्मा, तो एपरेंट कितना हो गया, एपरेंट वेट इक्वल्स में कितना फार्मूला होता है, अब ये V सिग्मा G ये तो हमारा W है, क्योंकि ये क्या है, एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी है, तो W इनटू में 1 माइनस में रो अपॉन में सिग्मा, ये एक फार्मूला बन गया। इससे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। चलते हैं अगले टॉपिक पे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आर्किमिडीज प्रिंसिपल कल पढ़ा था, उसके बाद लॉ ऑफ फ्लोटेशन पढ़ने की जरूरत होती है। क्या है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, कब वो कंडीशन आएगी जब बॉडी इमर्ज हो जाएगा, फुल्ली इमर्ज, कब वो कंडीशन आती है जब बॉडी पूरी की पूरी तरीके से सिंक हो जाए, नीचे जाकर बैठ जाए फ्लूइड के अंदर, और कब वो कंडीशन आएगी जब बॉडी ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, पहला कंडीशन है इसमें कि ये एक कोई m मास का बॉडी है, m मास का बॉडी है ये। ठीक है, तो इस बॉडी के ऊपर जो W फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, W फोर्स लग रहा है वो इसके नीचे की तरफ लग रहा है, फ्लूइड की वजह से लग रहा है, और ये जो U फोर्स है ये बुओयंट फोर्स है। तो W उसका वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है, और U क्या है, बुओयंट फोर्स है जो फ्लूइड उसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है कि भैया नीचे मत आओ ऊपर। तो इसमें फिर भी इतना होने के बाद भी जो वेट है बॉडी का वो ज्यादा है बुओयंट फोर्स से, इसका मतलब है बॉडी नीचे जाकर सिंक हो गई, जिसका परिणाम हम देख रहे हैं कि बॉडी नीचे बैठ चुकी है। अब बॉडी जब नीचे बैठ चुकी है तो इस कंडीशन को बोला जाता है सिंक। सिंक वाले कंडीशन में क्या क्या होता है, तो सिंक वाले कंडीशन में होता है V सिग्मा G, जो क्या है, जो है बॉडी का वेट वो ग्रेटर देन है V रो G, फ्लूइड के डेंसिटी से, ठीक है ना, जो फ्लूइड की वजह से बुओयंट फोर्स एक्ट हो रहा है उससे ग्रेटर है। इसका मतलब है कि जो सिग्मा जो है वो ग्रेटर देन रो है। सिग्मा क्या है, सिग्मा है इस बॉडी का डेंसिटी, जो बॉडी उस फ्लूइड के अंदर इमर्ज हो चुका है। तो इस बॉडी का जो डेंसिटी है वो ग्रेटर देन किसका है, वो ग्रेटर देन है रो के, और रो किसका डेंसिटी है, फ्लूइड का डेंसिटी है। क्लियर है, तो सिंक वाले केस में हमेशा से होता है कि जो बॉडी नीचे जा रहा है, ठीक है, उसकी डेंसिटी ग्रेटर होती है फ्लूइड की डेंसिटी पे, तभी तो जाकर वो उसको एक्सपेल करके नीचे बैठेगा। नहीं तो फिर जो है ना, अगर इसमें उससे ज्यादा जाकर इक्वल टू में रहेगा, जब इक्वल टू का केस होता है कि जब कुछ ऐसा फ्लूइड हमने डाला है या फिर कुछ ऐसा सॉलिड हमने डाला है जिसका डेंसिटी इक्वल है। अगर डेंसिटी इक्वल है तो इसका मतलब वो फुल्ली इमर्ज्ड का केस होगा, ना तो वो बिल्कुल ऊपर होगा, ना तो फ्लोट करेगा, ना तो बिल्कुल सिंक करेगा, बीच बीच में होगा, ना तो टॉप पे है ना तो बॉटम पे है, बिल्कुल बीच में है, मतलब फुल्ली इमर्ज्ड का केस है। इस फुल्ली इमर्ज्ड के केस को क्या कहते हैं, इसका मतलब है कि जो डेंसिटी फ्लूइड का है वही डेंसिटी क्या है, बॉडी का भी है। इतना क्लियर है। तीसरा केस क्या है कि तीसरे केस में हम देखते हैं कि जो बॉडी है वो बिल्कुल फ्लोट कर रही है, ऊपर की तरफ फ्लोट कर रही है। जैसे किसी पेपर को अगर हम पानी में डाल दें तो पेपर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा होता है। इसका मतलब है कि जो बुओयंट फोर्स पेपर पे लग रहा है वो उसके फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, तभी तो वो उसको एक्सपेल करके ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, नहीं तो वो नीचे जाके बैठ जाती या तो इमर्ज हो जाता। ऐसा नहीं है, तो W जो है वो लेस देन क्या है, U के। इसका मतलब है कि जो यहाँ पे बुओयंट फोर्स है वो ज्यादा है, और ज्यादा है तभी इस बॉडी को वो ऊपर की तरफ एक्सपेल करके रखी हुई है, अंदर आने ही नहीं दे रही है। जब अंदर आने ही नहीं दे रही है तो मतलब जो उसका वेट है इसका मतलब वो कम है, वेट कम है और बुओयंट फोर्स ज्यादा है। इस कंडीशन को बोला जाता है फ्लोटिंग कंडीशन। और फ्लोटिंग कंडीशन में एक चीज क्लियर हो गई, जो सिग्मा है, सिग्मा का मतलब क्या है, बॉडी का डेंसिटी,
तो जो बॉडी का डेंसिटी है वो लेस देन है फ्लूइड की डेंसिटी है। तो फ्लूइड क्या कर रहा है, उसको बाहर की तरफ धकेलता है, बाहर की तरफ फ्लूइड से बाहर कर देता है उसको, ठीक है ना, कि आप इमर्ज्ड हो जाओ, मतलब सॉरी फ्लूइड हो जाओ, ऊपर की तरफ रहो, नीचे नहीं आओ, ठीक है, क्लियर है। अगला है फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड ऑफ वॉल्यूम बॉडी, इसका मतलब ये होता है कि कितना पार्ट बॉडी का फ्लूइड के अंदर होगा और कितना पार्ट फ्लूइड के ऊपर होगा। इस कॉन्सेप्ट में हम वही देखते हैं कि फ्रैक्शनल सबमर्ज्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी मतलब कितना पार्ट अंदर है और कितना पार्ट बाहर है। इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं, तो वेट ऑफ द बॉडी इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, एक चीज हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड में डालते हैं, ठीक है, तो कितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा। तो इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट देखा था कि जितना उसका वेट होगा उतना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। उसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स में वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा वो किसके इक्वल है, वेट ऑफ द बॉडी के इक्वल है। इतना ठीक है, कल पढ़ा था। तो वेट ऑफ द बॉडी को हम क्या लिख सकते हैं, v सिग्मा g लिख सकते हैं, और वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड को हम क्या लिख सकते हैं, v डैश रो g, ठीक है। तो v सिग्मा इक्वल्स में v डैश रो g दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो गया, इस g को इस g ने कैंसिल आउट कर दिया। तो v सिग्मा इक्वल्स में कितना, v डैश रो, तो v डैश अपॉन में v इक्वल्स में सिग्मा अपॉन में रो, ये लिख सकते हैं। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब देखो v डैश है क्या, तो वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज्ड पार्ट, जो पार्ट वॉल्यूम, जो पार्ट फ्लूइड का सबमर्ज्ड होगा वो अलग होगा, ठीक है ना, जितना जितना पार्ट वो सबमर्ज्ड होगा डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, और v क्या था, बॉडी का टोटल वॉल्यूम, इक्वल्स में डेंसिटी ऑफ बॉडी, जो डेंसिटी ऑफ बॉडी हमने लिया वो, और डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये क्लियर है। इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखें, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी। इक्विलिब्रियम ऑफ फ्लोटिंग बॉडी का मतलब ये होता है कि कभी-कभी देखने को ये आता है कि कोई बॉडी बिल्कुल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, और कभी-कभी कोई बॉडी ना अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल इक्विलिब्रियम कहने का मतलब जब कोई लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर रही होती बॉडी, तो स्टेबल मतलब ना तो वो हिलती है ना डुलती है, बिल्कुल एकदम स्टेशनरी कंडीशन में है। और कोई ऑब्जेक्ट ऐसी होती है जो बिल्कुल ऐसे ऐसे मूविंग कंडीशन में होती है, या तो कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी, कभी ऐसे जाएगी। तो ये चीजें जो होती है, इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो हम देखते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा मेटा सेंटर, कि मेटा सेंटर क्या होता है। तो मेटा सेंटर के बारे में देखते हैं। द पॉइंट एट व्हिच द वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिस पॉइंट पे वर्टिकल, जैसे ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब जैसे ये पार्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है, तो उसका एक न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड होगा। तो जिस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के पास करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेटा सेंटर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है कि जब मेटा सेंटर एबव द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, अब जैसे ये g जो है, ये g और ये क्या है, इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम नोटेशन है। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नोटेशन है। तो सेंटर ऑफ मेटा सेंटर एबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी g, अगर मेटा सेंटर g से ऊपर लाई करेगा, ठीक है, g से ऊपर अगर लाई करेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये भी होता है कि बॉडी का बहुत सारा पार्ट नीचे होता है और हल्का सा पार्ट ऊपर होता है, ठीक है, उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोला जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है कि जैसे जो इसमें मेटा सेंटर एबव था तो स्टेबल था, अगर मेटा सेंटर डाउन है, मेटा सेंटर अगर डाउन है तो क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सोच के देखो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं कि मेटा सेंटर इसका इस पॉइंट पे आधे से ज्यादा पॉइंट पे है, तो मेटा सेंटर ऊपर की तरफ है और ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां है, नीचे है। तो क्या ये स्थिर रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मेटा सेंटर नीचे है, ठीक है, तो स्थिर हो जाएगा, आ समझ में। तो सेम आई चीजें बिल्कुल नॉमिनल चीजें हैं, ठीक है ना, फैक्चुअल चीजें हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है बच्चों को कि कब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है और कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है। नेक्स्ट चलते हैं विस्कोसिटी क्या होता है। विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना, नीट और जेईई के लिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं। Viscosity is the property of liquid by virtue of which an internal force of frictional comes into play
when fluid is in motion and which oppose the relative motion between the different layer। मतलब जब फ्लूइड मोशन में होता है ना तो एक ना इंटरनल फोर्स एक्ट हो जाती है, एक इंटरनल फोर्स एक्ट हो जाती है जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ठीक है, रिलेटिव मोशन को बिटवीन द डिफरेंट लेयर, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, दूसरे के बाद तीसरा लेयर, उसी को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर है? विस्कोसिटी में जो अगला टर्म्स है वो है वेलोसिटी ग्रेडियंट। कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है तो देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ डिस्टेंस u in the direction of increasing distance is called velocity gradient। velocity gradient का मतलब क्या होता है कि जो dv अपॉन में dx है, dv अपॉन में dx, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डिफरेंशिएशन फॉर्म ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, उसी को क्या बोला गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला गया। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में बहुत ज्यादा यूज है। वेलोसिटी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अगर हमें फाइंड करना हो तो हम कैसे करेंगे, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो जो दो लेयर के बीच में, जैसे एक लेयर ये जा रही है, एक लेयर ये जा रही है, तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फोर्स एक्ट हो रही है, ठीक है, तो जो फोर्स एक्ट हो रही है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। फर्स्ट पॉइंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ए। दूसरा पॉइंट क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है ना, वेलोसिटी, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला गया, उसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। ठीक है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dv अपॉन dx, इसको इक्वेशन सेकंड बोलते हैं। दोनों को मिक्स अप कर दिया तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a dv अपॉन dx लिख सकते हैं हम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनलशिप का रिलेशनशिप हम बताते हैं तो फिजिक्स में हमें ये पता है कि कोई ना कोई कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं ईटा। ठीक है, तो f इक्वल्स में माइनस में n a dv अपॉन dx, इस ईटा को क्या बोला गया, वेयर n इज द कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो जो ईटा है उसको क्या बोला गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोला गया। SI यूनिट क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और CGS यूनिट क्या हो जाएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है इतना, यस और नो? नेक्स्ट है तुम्हारा स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट backward viscous force acting on a small spherical body of radius r moving with uniform velocity v through fluid of viscosity m। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, F इक्वल्स में 6 पाई ईटा r v। तो फोर्स कितना, स्ट्रोक्स लॉ में फोर्स कितना एक्ट होगा, तो 6 पाई तो कांस्टेंट टर्म्स है, ईटा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है, r रेडियस ऑफ बॉडी है, ठीक है, रेडियस ऑफ बॉडी स्फेरिकल बॉडी है, v क्या है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर है? टर्मिनल वेलोसिटी क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी देखेंगे, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय ए बॉडी व्हाइल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। जो मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड होती है व्हाइल फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम, ठीक है, इज कॉल्ड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। मान लो एक फ्लूइड है, ठीक है ना, एक कोई ग्लास है, उसमें क्या है, बहुत सारा फ्लूइड रखा हुआ है, ठीक है ना, उस फ्लूइड में हम क्या करते हैं, कोई एक ऐसा लिक्विड डालते हैं जो उसमें पहले से नहीं है, जैसे पानी का एक बोतल है, ठीक है ना, पानी के एक बकेट पानी रखा हुआ है और उसमें हमने क्या किया, एक ड्रॉप ऑयल डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वो गेन करेगा उसी को बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। वही टर्मिनल, तो वो नीचे जाते टाइम कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा उसका फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का, v इक्वल्स में 2/9 r स्क्वायर रो माइनस में सिग्मा इनटू में g डिवाइड बाय न्यू। 2/9 तो कांस्टेंट है, r क्या है, जो स्फेरिकल ड्रॉप था उसका रेडियस है, रो और सिग्मा क्या है, कांस्टेंट टर्म, डेंसिटी है, कांस्टेंट नहीं है, डेंसिटी टर्म्स है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच का डेंसिटी का डिफरेंस आएगा। ठीक है, जिसमें रो क्या होता है, हमेशा जब भी रो तुम्हारे सामने आए तो रो हमेशा हमेशा लिक्विड का डेंसिटी होता है, और सिग्मा हमेशा हमेशा क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट हम डाल रहे हैं उसमें उस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी होता है। ठीक है, और जी क्या होता है, ये तो तुम्हें पता ही है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है ना, ड्यू टू अर्थ, और ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्लियर है? तो यहां से हम टर्मिनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी कितना आएगा। इसमें तीन केस आते हैं कि जब मान लो रो ग्रेटर देन सिग्मा है, रो ग्रेटर देन सिग्मा का मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर रो ग्रेटर देन हो जाए, रो का मतलब क्या, जो बॉडी था,
ठीक है ना। अब बॉडी का डेंसिटी ग्रेटर है, इसका मतलब वो शिफ्ट करेगा, फ्लोट तो नहीं करेगा। बॉडी का डेंसिटी ज्यादा है ना, बॉडी का डेंसिटी को हमने क्या रखा है, रो रखा है, और सिग्मा क्या है, फ्लूइड का डेंसिटी है, ठीक है। तो जो नहीं सॉरी रो जो है ना, रो क्या है तुम्हारा, फ्लूइड का डेंसिटी है, ठीक है ना, और सिग्मा क्या है, बॉडी का डेंसिटी है, थोड़ा उल्टा हो गया, ठीक है। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। जब रो लेस देन सिग्मा होगा तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और जब ये इक्वल होगा, मतलब रो सिग्मा के इक्वल है, तो रिमेन सस्पेंडेड इन फ्लूइड, मतलब वो फ्लूइड में कहीं ना कहीं बीच में रहेगा, इमर्ज्ड का कंडीशन होगा। क्लियर है इतना, यस और नो। देखते हैं नेक्स्ट, एक्सट्रीम लाइन फ्लो। एक्सट्रीम लाइन फ्लो क्या होता है, इट मे बी डिफाइंड एज द पाथ, ठीक है ना, द टेंजेंट एट व्हिच एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड एट दैट पॉइंट। मतलब एक टाइप का फ्लो है, इस फ्लो में अगर हम किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे, ठीक है ना, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो किसी भी पॉइंट पे अगर हम उसका फ्लो फाइंड करना चाहे तो हमें क्या करना है, बस उस पॉइंट पे टेंजेंट पास करना है। जैसे मैंने एक पॉइंट पे अगर उसका फ्लूइड का वेलोसिटी, फ्लूइड का फ्लो फाइंड करना चाहा, तो एक पॉइंट पे हम क्या किया, हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया। इस टेंजेंट के थ्रू ये टेंजेंट हमें क्या करेगा, इस पॉइंट का फ्लोट देगा। फ्लो देगा मतलब जो लिक्विड फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी फाइंड करेगा, उसकी वेलोसिटी देगा, ठीक। तो ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, जितने भी चाहे उतने पॉइंट पे इसको टेंजेंट ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीम लाइन फ्लो कहते हैं। क्लियर है। एक्सट्रीम लाइन फ्लो के बाद ना सीधे टर्बुलेंट फ्लो आता है। एक्सट्रीम लाइन फ्लो के बाद सीधे टर्बुलेंट फ्लो आता है। फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, लेकिन मैं टर्बुलेंट फ्लो नहीं पढ़ा रहा, मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट पढ़ाता हूं, क्रिटिकल वेलोसिटी, उसके बाद टर्बुलेंट फ्लो पे जाएंगे। देखो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज दैट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी अप टू व्हिच फ्लो इज एक्सट्रीम लाइन। मतलब एक तरीके से ध्यान से देखो कि क्रिटिकल वेलोसिटी एक लिमिटिंग वेलोसिटी है, अप टू व्हिच मतलब उस वैल्यू तक, जब तक क्रिटिकल वेलोसिटी है तब तक फ्लो क्या है, एक्सट्रीम लाइन है, और उसके बाद एंड एबव व्हिच फ्लो इज टर्बुलेंट, ठीक है। और उसके ऊपर जितने भी फ्लो आएगी उस फ्लो को हम क्या नाम देंगे, टर्बुलेंट फ्लो देंगे, ठीक है। तो अप टू व्हिच क्या है, एक्सट्रीम लाइन, और उसके ऊपर जो फ्लो वेलोसिटी आ रही है, जो उसके ऊपर का फ्लो आ रहा है, उस फ्लो को हम क्या नाम देंगे, उस फ्लो का नाम हम देंगे टर्बुलेंट फ्लो। क्लियर है। क्रिटिकल वेलोसिटी कभी भी फाइंड करनी पड़े तो उसके लिए फार्मूला है Vc इक्वल्स में k थीटा रो d। k क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। n ईटा क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो क्या है, डेंसिटी है, और d क्या है, डायमीटर। क्लियर है इतना। अब हम टर्बुलेंट फ्लो को देखते हैं कि टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है। टर्बुलेंट फ्लो है एक टाइप ऑफ फ्लो इन व्हिच पाथ एंड वेलोसिटी चेंज कंटीन्यूअसली। देखो इसमें पाथ और चेंज नहीं हो रहा था, ना तो पाथ चेंज हो रहा था, ना वेलोसिटी चेंज हो रही थी। जो फ्लूइड इस लेवल पे जा, इस लेयर पे जा रहा था, वो इसी लेयर पे आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। जो फ्लूइड इस दूसरे लेयर पे चल रहा था, वो दूसरे लेयर पे ही आगे बढ़ता हुआ चल रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि सभी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं। जितने भी फ्लो आए वो सब एक जगह पे मिक्स हो गई, ऐसे करके यहाँ पे मिक्स होगी, और फिर उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, टर्बुलेंट फ्लो बोला जाता है। क्लियर है इतना। जिसमें क्या होता है कि जितने भी फ्लो और पाथ ये कभी भी कांस्टेंट होता ही नहीं है इसका, ये हमेशा क्या होता है, कंटीन्यूअसली चेंज होता जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है अपना वो है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है कि R इक्वल्स में रो Vd डिवाइड बाय ईटा। रो का मतलब क्या, डेंसिटी, V का मतलब क्या, वेलोसिटी, D का मतलब क्या, डायमीटर, और ईटा का मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डेफिनेशन वगैरह इसका तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि जेईई वाले बच्चे डेफिनेशन के पीछे की बात में कांसेप्ट समझ लो, ठीक है ना, बाकी और आगे देखना। तो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और D क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। मान लो तुमने कुछ ऐसा फाइंड किया, ठीक है, कुछ ऐसा पॉइंट फाइंड किया तुमने जिसमें क्या है कि रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आ गई। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 0 से 2000 के बीच में आ गया तो हम वहां पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो जो फ्लो रहा होगा वो फ्लो या तो स्ट्रीमलाइन रहा होगा या लैमिनार रहा होगा, या तो स्ट्रीमलाइन और या तो लैमिनार, इन दोनों में से कोई एक फ्लो रहता है, ठीक है। अगर 3000 से ऊपर आ गया रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू, 3000 से अगर ऊपर आ गया तो जो फ्लो है वो फ्लो कौन सा है, टर्बुलेंट फ्लो है।
इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि कुछ कुछ डाटा दे दिया जाएगा, ये सारा डाटा दे दिया जाएगा और इसके बेस पे तुम्हें बताना होगा कि कौन सा फ्लो है। 4 ऑप्शन दे देंगे, लेमिनार, स्ट्रीमलाइन, टर्बुलेंट, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे और इस फार्मूला का यूज करके हमें ये फाइंड करना होता है कि उसकी वैल्यू कितनी आ रही है। अगर 0 से 2000 के बीच में लाई कर रही है, दैट मींस फ्लो क्या होगा तुम्हारा, स्ट्रीमलाइन और लेमिनार, दोनों एक ही शब्द होते हैं, हल्का सा अंतर होता है, ठीक है ना। और अगर ग्रेटर देन 3000 आ रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है, टर्बुलेंट हो रहा है। एक कंडीशन और भी है कि अगर मान लो 2000 से 3000 के बीच में आए, कि अगर 2000 से लेकर 3000 के बीच में अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आए तो उस फ्लो को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल फ्लो बोलेंगे। वो फ्लो क्या कहलाता है, हमारा अनस्टेबल फ्लो कहलाता है। क्लियर है, आगे देखते हैं।